हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। तो आज का ये वीडियो आपका पैसिव मूवमेंट के ऊपर है। हम लोग पैसिव मूवमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको मूवमेंट के बारे में बताया है। एक्टिव मूवमेंट के ऊपर पहले ही एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग पहले उसको जा करके देखिए। तो एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट, ये मूवमेंट का ही दो टाइप है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि पैसिव मूवमेंट में किसी एक एक्सटर्नल की हेल्प लेते हैं, और एक्टिव मूवमेंट वैसे मूवमेंट हैं जो आप खुद ब खुद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। ठीक है। तो अभी हम लोग पैसिव मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो माइंड में ये लेकर के चलना है कि पैसिव मूवमेंट कौन सा मूवमेंट है, कि जिस मूवमेंट को आप खुद से नहीं कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है। चलिए, अब देखिए पैसिव मूवमेंट का दो टाइप है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप बुक पढ़ेंगे ना, तो कुछ कुछ बुक्स के लैंग्वेज अपने अपने हैं। ठीक है। तो मैं एक ओवरऑल जो टाइप्स है पैसिव मूवमेंट का वो मैं बता रहा हूँ। किसी बुक्स में क्या है कि दो टाइप की जगह चार टाइप दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो सब अपनी अपनी जगह पे सब सही है। तो मैं सारे को सम अप करके आपको बता रहा हूँ। तो पैसिव मूवमेंट का दो टाइप होता है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप्स। कौन कौन सा टाइप होता है? एक होता है आपका रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट, और दूसरा होता है आपका फोर्स्ड पैसिव मूवमेंट। ठीक है। एक हो गया आपका रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट, और दूसरा हो गया आपका फोर्स्ड पैसिव मूवमेंट। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट के बारे में। आगे भी इसका सब टाइप है, तो हम लोग एक एक करके इसको डील करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम लोग बात कर रहे हैं रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट। मैं शॉर्ट में रिलैक्स पैसिव मूवमेंट को आरपीएम लिख रहा हूँ। ठीक है। चलिए, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट क्या होता है? तो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट आपका एक स्मूथ और रिदमिकल एनाटॉमिकल मूवमेंट होता है, जो कि पेन लिमिटेड रेंज में ही परफॉर्म किया जाता है। क्या मतलब है? तो पेन लिमिटेड रेंज यानी कि एक नॉर्मल जो एनाटॉमिकल मूवमेंट होता है, जैसे कि फ्लेक्शन हो गया या एक्सटेंशन हो गया, तो इसका जो नॉर्मल एनाटॉमिकल मूवमेंट है, जहां तक आपका मूवमेंट जा रहा है, पेन फ्री मूवमेंट, ये नहीं कि रेंज ऑफ मोशन से बाहर चले जाना है, रेंज ऑफ मूवमेंट से बाहर चले जाना है। 180 डिग्री है तो 180 डिग्री प्लस नहीं हो जाना है। ठीक है। तो स्मूथ मूवमेंट होता है, रिदम, एक रिदम में एक मूवमेंट होता है। ठीक है। और एक्यूरेट मूवमेंट होता है। ठीक है। और हमेशा ये पेन लिमिटेड रेंज में ही होगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में तीन बातें लिख रहा हूँ। क्या क्या? तो स्मूथ मूवमेंट होगा। ठीक है। दूसरा, एक्यूरेट मूवमेंट होगा, और पेन लिमिटेड रेंज में ये मूवमेंट होगा। ठीक है। चलिए, तो ये तो ही उसके बारे में तीन बातें। अब देखिए, जो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, उस प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में जानेंगे, और उसके बाद इफेक्ट और यूजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो आपका बात कर रहे हैं प्रिंसिपल के बारे में। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? ठीक है। तो इसका मेनली तीन चार प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका रिलैक्सेशन। ठीक है। तो पेशेंट का जो पोजीशन होगा, आप जब भी रिलैक्स पैसिव मूवमेंट देंगे, तो पेशेंट का पोजीशन वो हमेशा रिलैक्स स्टेट में होगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है आपका रिलैक्सेशन, यानी कि पेशेंट का जो पोजीशन है वो हमेशा रिलैक्स पोजीशन होगा। ठीक है। चलिए, रिलैक्सेशन के बाद जो होता है वो आपका दूसरा प्रिंसिपल है, वो है आपका ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? देखिए, ट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना। ठीक है। दो बॉडीज को एक दूसरे से ट्रैक्ट करना अगर हम कहेंगे, तो मतलब है कि उन दोनों बॉडीज के बीच में स्पेस का बढ़ना, या दोनों बॉडीज के बीच में जो है वो अलग होना। ठीक है। तो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट में क्या होता है कि आर्टिकुलर सरफेस के बीच में स्पेस बढ़ती है। ठीक है। तो ये हुआ आपका दूसरा प्रिंसिपल। ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल जो है वो है आपका रेंज। तो मैंने देखिए आपको एक पॉइंट बताया है कि रिलैक्स पैसिव मूवमेंट हमेशा पेन लिमिटेड रेंज में होता है। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हुआ इसका, कि ये हमेशा पेन लिमिटेड रेंज में ही इसका फंक्शन है। मतलब कि जब भी आप मूवमेंट कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि दर्द हो रहा है फिर भी ये मूवमेंट कराए जा रहे हैं, नहीं। ठीक है। वहीं तक मूवमेंट कराना है जहां तक पेन पेशेंट को फील ना हो। ठीक है। चलिए, दूसरा जो है, सॉरी, चौथा जो है प्रिंसिपल है वो है आपका स्पीड और ड्यूरेशन। ठीक है। स्पीड और ड्यूरेशन मतलब कि आप कितना फास्ट करा रहे हैं और कितना टाइम के लिए करा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर रखता है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट में। इसलिए स्पीड जो होगा
वो आपका सेम होना चाहिए, एक रिदम में होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ होना चाहिए स्पीड, और एक ही स्पीड मेंटेन होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप एक एक टाइम इंटरवल मान लीजिए 1 मिनट के लिए करवाए हैं, उसके बाद जो दूसरा टाइम इंटरवल है उसको आप बढ़ा दिए, 2 मिनट कर दिए, फिर 5 मिनट कर दिए, फिर 10 मिनट कर दिए, इस तरह से नहीं करना है। एक मेंटेन करके एक स्पीड में आपको वो मूवमेंट प्रोवाइड करना है। दूसरा जो है, टाइम भी, जो ड्यूरेशन है उसको भी बरकरार रखना है, स्पीड को भी मेंटेन करके चलना है। जर्की मूवमेंट इसमें नहीं होता है, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि एक बार ज़्यादा फोर्स से मूवमेंट करा दिया और दूसरी बार जो है आप स्लो करा रहे हैं, नहीं, ठीक है। इसलिए इन सब चीज़ों का ख्याल उसमें रखा जाता है। ये तो हुआ आपका क्रिस प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है, उसके बारे में चर्चा। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन का क्या मतलब हुआ कि किस किस केस केस में आप रिलैक्स पैसिव मूवमेंट का जो है रोल है, ठीक है। तो आप देखिए, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हाँ भाई, हम अपने से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक थेरेपिस्ट की हेल्प ले रहे हैं। तो वैसे पेशेंट जिसमें एक्टिव मूवमेंट पॉसिबल ही ना हो, जैसे कि कोमा में अगर कोई पेशेंट है, आईसीयू के पेशेंट है, तो वो तो खुद से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या होगा कि पेशेंट हु कांट परफॉर्म एक्टिव मूवमेंट, ठीक है, हु कांट परफॉर्म एक्टिव मूवमेंट, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हुआ, एक्टिव मूवमेंट, ठीक है। दूसरा जो आपका इंडिकेशन है कि वैस ये मूवमेंट आप तब करा सकते हैं जब आपका रेंज ऑफ मोशन घटा हुआ हो, ठीक है। तो टू इंक्रीज रेंज ऑफ मूवमेंट, मान लेते हैं कि 100 डिग्री किसी का कोई एक ज्वाइंट है जिसका 100 डिग्री रेंज ऑफ मोमेंट मूवमेंट है, और उस पेशेंट का 100 डिग्री ना जाकर के 75 डिग्री जा रहा है, तो 75 से 100 लाने के लिए आप रिलैक्स पैसिव मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा है, आप ये एक और केस है कि रिलैक्स करने के लिए, पेशेंट को रिलैक्सेशन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। इडिमेटस लिम्ब में भी हम लोग रिलैक्स पैसिव मूवमेंट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक हो गया रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के बाद आ गया आपका इडिमेटस लिम्ब, ठीक है। इडिमेटस लिम्ब का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि कहीं जो लिम्ब है आपका, वहाँ पे इडिमा का फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे आप पैसिव मूवमेंट दे सकते हैं। इडिमा का वहाँ पे स्वेलिंग भी रिड्यूस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वहाँ का इंक्रीज करता है, ठीक। चलिए, जो पांचवा है वो है आपका कि टू ब्रेक जॉइंट एडिशन, कहीं पे अगर जॉइंट का एडिशन है तो आप उसको ब्रेक करने के लिए पैसिव मूवमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारे तो हुए इंडिकेशन। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्या मतलब हुआ कि ऐसे कौन से केस में हम लोगों को नहीं करना है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट का यूज, ठीक है। तो ये आ गया आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो आ जाएगा रिसेंट फ्रैक्चर। मान लेते हैं कि अभी तुरंत ही सप्ताह 2 सप्ताह पहले अगर फ्रैक्चर हुआ हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रिसेंट फ्रैक्चर। रिसेंट फ्रैक्चर में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हो सकता है दोबारा फ्रैक्चर होने के चांसेस हो, ठीक है। चलिए, रिसेंट फ्रैक्चर के बाद रिसेंट डिसलोकेशन। अब मान लेते हैं कि 2-3 दिन पहले उसका डिसलोकेट हुआ और अभी आप उसका पैसिव मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो और सिचुएशन उसका वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका कि रिसेंट डिसलोकेशन। मैं यहाँ दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, रिसेंट डिसलोकेशन। चलिए, रिसेंट डिसलोकेशन के बाद और क्या पॉइंट हो सकता है? एक और है आपका डीवीटी के केस में, ठीक है। डीवीटी के केस में डीवीटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में आप नहीं यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। बर्न्स वगैरह के टाइम में कि कहीं पे एक बॉडी के एरिया में बर्न्स है किसी जॉइंट के पास, और उसी जॉइंट का के पास आपको रिलैक्स पैसिव मूवमेंट देना हो, तो आप नहीं देना चाहिए। उस जगह पे आपको इग्नोर करना है ये, ठीक है। और उसके साथ साथ हेमोफिलिक जॉइंट्स हैं, ठीक है। अब पीओपी प्लास्टर लगा हुआ है किसी जॉइंट के ऊपर, आपको उस वक्त नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप बर्न्स के केस में नहीं देंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में नहीं देंगे। हालांकि इसका लिस्ट बहुत लंबा है, आप अपने मन से भी बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। ये मोस्टली जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो हर बुक में लिखे हुए रहते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका इफेक्ट्स एंड यूजेस के बारे में, ठीक है। यानी कि इससे होता क्या है, इस मूवमेंट का फायदा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मसल का स्पाज्म आपका वहाँ पे खत्म होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। मसल स्पाज्म रिड्यूस होगा, रेंज ऑफ मोशन आपका बढ़ेगा, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मसल का पावर बढ़ता है, मसल का इंड्योरेंस बढ़ता है, ठीक है। तो टू इंक्रीज
मसल पावर, पावर के बाद क्या है, मसल का एंड्योरेंस, ठीक है। मसल का एंड्योरेंस के बाद आप टू इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। कई सारे हैं, ठीक है। अब डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए भी, ठीक है, प्रिवेंट डीवीटी। क्यों डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए? क्योंकि आप जब रिलैक्स पैसिव मूवमेंट देंगे तो वहाँ का ब्लड फ्लो उस एरिया का बढ़ता है, ठीक है, वहाँ का लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ेगा, वेनस रिटर्न बढ़ता है, तो इस कारण से डीवीटी होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि टू इंक्रीज लिम्फेटिक ड्रेनेज, lymphatic drainage एंड वेनस रिटर्न, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे केस हैं, और भी पॉइंट्स हैं, आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। जॉइंट का एडिशन को ब्रेक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें थी आपके रिलैक्स पैसिव मूवमेंट में। अब इसमें बहुत सारे प्रोसीजर हैं, अपर लिम का अपना प्रोसीजर है, लोअर लिम का अपना प्रोसीजर है, ठीक है। तो उस पर अगर मैं जाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो एक बनाना होगा। तो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट के बारे में मैंने आपको ये सब वही पॉइंट्स बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए। हम लोग दूसरे वीडियो में डील करेंगे आपका फोर्स पैसिव मूवमेंट के बारे में, क्योंकि वो थोड़ा एक लंबा टॉपिक जाने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा।